हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक चर की द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको वर्ग समीकरण भी बोला जाता है या द्विघात समीकरण भी बोला जाता है। तो ये होता क्या है, तो इसके लिए मैंने एक परिभाषा लिखी है कि समीकरण, देखिए इस प्रारूप का कोई भी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी जो समीकरण है एक वर्ग समीकरण कहलाता है, जबकि इसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होती है और उसका जो गुणांक a है वह 0 के बराबर ना हो, मतलब a नॉट इक्वल टू 0, तब ये जो समीकरण है वह कहलाता है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। जैसे कुछ और उदाहरण मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा लिया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इनका जब गुणन करके प्रसार करेंगे तो यह भी एक वर्ग समीकरण ही होगा, भले इसका रूप अभी एक घात जैसा दिख रहा है लेकिन यह भी एक वर्ग समीकरण है। तो इसमें देखिए चर राशि की घात 2 है और यहाँ इसका गुणांक 1 है, 0 के बराबर नहीं है, ऐसे ही इसमें भी प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण के मूल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक द्विघाती बहुपद लिया है सर्वप्रथम। तो इस बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए पी एक्स इक्वल टू लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस ये प्रथम पद और ये अंतिम गुणा 2 आना चाहिए, तो 1 और 2 2 आना चाहिए, तो इसके लिए माइनस 2x प्लस एक माइनस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, तो माइनस 3x हो जाएगा और गुणा करेंगे तो प्लस 2 होगा। ये मध्य पद में इस प्रकार से दो भाग में तोड़ दिया, इक्वल x माइनस 2 और माइनस 1 निकाल देते हैं तो x माइनस 2। अब दोनों में उभयनिष्ठ पद x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और दूसरा भाग हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब यदि px को 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि px के शून्यक यदि हमको निकालना है तो शून्यक क्या चीज होते हैं जिसके लिए क्या हो जाए, px इक्वल टू क्या होता हो, 0 हो जाता हो। शून्यक क्या मिलेगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इन दोनों गुणनफल 0 है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, यदि केवल x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 1। तो इस तरह से x के जो मान हैं 1 और 2 के लिए बहुपद का मान जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही क्या है, बहुपद के शून्यक है, यही बहुपद के शून्यक है। अब चलिए एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। तो हमने देखा कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जो शून्यक है वो क्या हमको मिला, 1 और 2 है। अब यदि इसी बहुपद को क्या कर दिया जाए, 0 के बराबर कर दिया जाए, तो हमें एक समीकरण मिलता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कोई भी एक बहुपद है, यदि उसी को लेकर के हम वर्ग समीकरण बनाएं, जैसे वर्ग समीकरण बना दिया, तो इसका जो मूल होगा वो बहुपद का शून्यक ही होता है। तो ये तो हो गया बहुपद के मूल या हल। वर्ग समीकरण के वे मान जिनसे चर के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है वह समीकरण का मूल कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा एक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, उसको समीकरण बनाया तो उसके मूल मिला 1 और 2, तो यह 1 और 2 इसका मूल है। इसका यदि हमें परीक्षण करना हो तो हम क्या करेंगे कि समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में क्रमशः इन मानों को रखेंगे। यदि राइट हैंड साइड हमको प्राप्त हो जाता है, बायां भाग जो है समीकरण का दायां भाग के बराबर हो जाता है, तो इसका अर्थ है कि यह इसका मूल है, इसका परीक्षण हो जाता है। अभी हम परीक्षण करके देख रहे हैं क्या इसका यह मूल है। तो इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसे मान रखें 1 का स्क्वायर किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए परीक्षण करके देख रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 तो 3 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया तो 0,
तो ये क्या मिल गया हमको, बहुपद का समीकरण का दायां भाग मिल गया। तो इसका मान जो है 0 के बराबर आ गया, मतलब ये जो x = 1 है इस समीकरण का एक मूल है, इसका परीक्षण हो जाता है। ऐसे ही x = 2 के लिए यदि मैं परीक्षण करना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल x² मतलब 2² माइनस 3 × 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाता है 4 ऋण 2 तिया 6 धन 2। अब देखिए 4 और 2 6 हो गया, 6 ऋण 6 बराबर 0। ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से जो मूल होते हैं वो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ उसके बाएं भाग में या फिर जहाँ पर चर है वहाँ पर उन मानों को रखा जाए तो समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आते हैं। ये जो होते हैं वही समीकरण के मूल होते हैं, इसका परीक्षण हो जाता है। किसी द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण को हल कैसे करते हैं या मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष विधियाँ अपनाई जाती है। प्रश्न के हिसाब से अलग अलग विधियाँ हम अपना सकते हैं और सभी विधियों में उत्तर जो है वही आता है आने के लिए, लेकिन हम प्रश्न के हिसाब से अपनी सरलता की दृष्टि से अलग अलग विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक तरीका हो सकता है गुणनखंड के द्वारा मूल प्राप्त करना। तो जैसे एक समीकरण में लिया है x² - 25 = 0, तो इसके लिए हम सीधा इसको लिख सकते हैं x² - 5 का स्क्वायर = 0। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि केवल क्या लिख सकते हैं हम इसको x - 5 एक ब्रैकेट में दूसरे इंटू x + 5 = 0। हम जानते हैं कि a² - b² होता है a - b इंटू a + b। a + b - b आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, या तो x - 5 = 0 होगा या x + 5 = 0 होगा। यहाँ पर देखिए या लिखा जाता है, इसका मतलब यह है कि दोनों का गुणा 0 हुआ तो 0 कब होगा, या तो ए पहला वाला भाग 0 है या फिर ये, तभी कोई किसी का गुणा क्या आता है 0 आता है। इसलिए या तो ये भाग 0 है या फिर ये भाग 0 है करके तुलना किया गया। तो यदि केवल x = पक्षांतर करने पर 5 या इसको पक्षांतरित करेंगे तो -5, x के जो दो मान हैं वो क्या मिला, 5 और -5। ये जो दोनों मान हैं इस समीकरण के मूल है या फिर हल है कह सकते हैं। अब ये चेक करके भी आप देख सकते हैं कि 5 रखेंगे तो 25 होगा, 5 करो 25 - 25 0 आएगा, तो हमारा मूल सही आया है। या 5 रखें तो भी वो जो है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष संतुष्ट हो जाता है। मूल ज्ञात करने की दूसरा तरीका हो सकता है कि मध्य पद को दो भागों में तोड़कर गुणनखंड कर देते हैं, उसके माध्यम से हम समीकरण के मूल प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है x² + 30x - 1000 = 0। तो यहाँ 30 को ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं कि गुणा करें तो x² के गुणांक और अंतिम अचर पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर ऋण 1000 है, तो गुणा करें तो क्या आना चाहिए, ऋण 1000 आना चाहिए और उसको जोड़े तो 30 के बराबर आना चाहिए। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ 50x - 20x। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये धन 50 ऋण 20 तो कितना आएगा, धन 30 आएगा ऋण, और यदि गुणा करें तो 50 दूनी 100 1000 हो जाएगा, मतलब गुणा करेंगे तो, और यहाँ पर लिखते हैं 1000 = 0। तो हमने मध्य पद को दो ऐसे भागों में तोड़ा कि गुणनफल ऋण 1000 आया और जोड़ने पर 30 आया। अब इसमें से जो समान संख्या है या फिर जो उभयनिष्ठ है उनको बाहर करते हैं प्रत्येक दो पद से, या जैसे दो पद से। इनमें x कॉमन था तो x + 50 बचेगा, माइनस इसमें से 20 निकल सकता है तो बचेगा x, माइनस निकल चुका है तो प्लस, इसमें भी बचेगा 50 = 0। यदि केवल देखिए x + 50 दोनों में है तो फिर उसको उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, x + 50 तो क्या बच गया, बाकी x - 20 = 0। अब इसमें देखिए इन दोनों का, ये दोनों ब्रैकेट जो राशियां उनका गुणनफल 0 है, तो या तो x + 50 = 0 या x - 20 = 0 होगा। यदि केवल x = क्या कर सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो -50 या x = +20। तो इस तरह से हमको
इस समीकरण के दो मूल मिले, एक तो -50 और दूसरा है +20। ये हो गया समीकरण के मूल या हल। अर्थात इन मानों को समीकरण में रखेंगे तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। मध्य पद को दो भाग में तोड़ने से संबंधित जो विधि है उस पर एक और प्रश्न मैंने लिया है। चलिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए अंडर रूट वाला है इसलिए मैंने इसको लिया है √3x² + 10x + 7√3। तो अब हम 10 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणनफल कितने के बराबर आना चाहिए, तो 7√3 × √3, इन दोनों के गुणक के बराबर ये 10 दो भाग हम तोड़ेंगे वो आना चाहिए। तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए इसको 7 है और √3 और √3 का गुणा क्या आ जाएगा 3, कितना आना चाहिए 21। और ऐसे भी देख रहे हैं कि 7 3 10 ऐसे भी पता चल जा रहा है, तो ऐसे ही गुणनखंड हो जाएगा इसका √3x² प्लस लिख सकते हैं इसको क्या 3x + 7x, तो 10x हो गया प्लस 7√3 = 0। इस प्रकार से बहुत ही सरल है। 10 को हमने दो भाग तोड़ दिया, 3 और 7 जोड़ेंगे तो होता है 10 और गुणनफल कितने बराबर होता है 21, जो कि पहला पद और अंतिम पद का जो गुणांक है उनके गुणनफल के बराबर रहता है। इक्वल टू दोनों में कॉमन चीजें, तो देखिए 3 है, 3 का मतलब क्या है √3 × √3। जब √3 का √3 से गुणा होता है तो आता है 3, माने 2 बार √3 है समझिए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, एक तो x निकल सकता है और क्या निकल सकता है, एक √3 निकल सकता है। तो √3x कॉमन हो गया और बचा क्या, तो इसमें बचा x और इसमें एक √3 बच गया है। ध्यान रखेंगे 3 का मतलब है √3 × √3, तो एक √3 निकला है, एक √3 बचा हुआ है, x निकल चुका है, यहाँ मैंने बाहर निकाल दिया है घनिष्ठ ग्रुप में। इसमें से 7 निकल सकता है तो बचेगा x + √3 = 0। यदि केवल अब देखिए दोनों भाग एक जैसा हो गया तो x √3 ये घनिष्ठ हो जाएगा, बाकी बच गया √3x + 7 = 0। यदि केवल x + √3 = 0 या √3x + 7 = 0, यदि केवल अब देखिए इन दोनों गुणनफल 0 के बराबर था तो या तो ये भाग 0 है या फिर ये भाग 0 है, इसको तुलना कर दिया, पक्षांतर करने पर इसमें x = -√3 या इसमें कितना हो जाएगा √3x = पक्षांतर करने पर -7 या x = -7/√3। तो हमको x के दो मान मिल गए, x = क्या क्या मिला, एक तो -√3 और दूसरा मान मिला -7/√3। तो ये हो गया इस समीकरण का मध्य पद को दो भाग में तोड़कर गुणनखंड किया, उसके माध्यम से फिर हल प्राप्त कर लिया। द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें हम कथन को वर्ग समीकरण में बदल करके उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं और इसी को कहा जाता है कि द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग या अनुप्रयोग। तो देखते हैं, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दिया है 2 से 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 से 1/30 का मतलब क्या है, 30 दूनी 60 और 1 61/30, ये है कहने का मतलब। तो इसके लिए हल, तो मान लो संख्या जो है संख्या x और 1/x है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा है। तब प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न अनुसार हो जाएगा। देखिए एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्या प्लस उसका व्युत्क्रम उसका योग कर दिया तो कितना हो जाता है 61/30 हो जाता है। अब इसको सरल करने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसको हल करेंगे तो x × x है तो x² + 1/x बन जाता है सरल करने पर, और ये हो जाएगा 61/30। अब इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30x², 30 का x² के साथ गुणा प्लस 1 के साथ 30 गुणा तो 30 = 61 के साथ गुणा होगा तो 61x। अब इसको पक्षांतर करके इस बाएं साइड में ले आते हैं तो 30x² - 61x + 30
इक्वल टू 0। अभी हमको एक समीकरण बन गया। मान लिया हमने समीकरण 1 मान लिया। अब इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणा करें तो कितना होना चाहिए? तो देखिए 3 तिया 9, मतलब 900 होना चाहिए। 61 को ऐसे दो भाग में बांटेंगे कि जोड़े तो 61 आना चाहिए, लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए? 900 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको दो भाग में तोड़ चुका हूँ। तो चलिए उसको बताता हूँ किस प्रकार से तोड़ा। तो 30x² माइनस 36x प्लस माइनस 25x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाता है 61 और गुणा करते हैं तो हो जाता है 900 प्लस 30 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। तो देखिए ये भी 6 से भाग जाता है, ये भी 6 से, तो यहाँ पर लिखता हूँ 6 और 1 से भी निकल सकता है तो 6x। तो ये 6 पंचे 30, यहाँ पर बचेगा 5x माइनस 6 छक्का 36, तो यहाँ पर 6 बचेगा तो 5x माइनस 6। और इसमें से दोनों 5 से भाग जाता है तो 5 और बच जाएगा 5 पंचे 25, तो यहाँ पर बचेगा 5x प्लस माइनस 6, क्योंकि माइनस 5 निकला है तो फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस 30 है इक्वल टू 0। क्या होगा? यहाँ देखिए 5x माइनस 6 दोनों में कॉमन है और बच जाएगा 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यदि केवल 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 या 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हल करने पर x इक्वल टू क्या होगा? एक पक्षांतर होगा तो 6 और बटा में चला जाएगा 1/5 या x इक्वल टू 5/6। तो ये दोनों जो है इस समीकरण के हल हैं। तो एक संख्या है, जैसे x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? जैसे 6/5 है तो उसका व्युत्क्रम 5/6। ये दोनों ही क्या हैं? इसके हल हैं। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 61/30 आएगी, या 2 सही 1/30 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका हल इस प्रकार से होगा। मान लो पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? अभी देखिए व्यक्ति की वर्तमान है उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, मतलब ये हो जाएगा x वर्ष होगा। अब 1 वर्ष पहले प्रश्न में कहा है तो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु बराबर, अभी तो एक से साल चल रहा है तो 1 साल पहले x माइनस 1 वर्ष हो जाएगी। और पिता की आयु, 1 वर्ष पहले पिता की आयु अभी x वर्ष है तो 1 साल पहले x² माइनस 1 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्न अनुसार 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो व्यक्ति की आयु जो है x² माइनस 1 है, 1 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु है x माइनस 1 की कितनी गुनी? 8 गुनी थी। तो अब इससे एक समीकरण बन जाता है, इसको हल करना है। तो x² माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 8x माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो 8। अब पक्षांतरित करके बाएं साइड में ले आते हैं, x² माइनस 8x और ये माइनस 1 और इस तरफ से प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस 8x और माइनस 1 प्लस 8 तो प्लस 7 इक्वल टू 0। दो भाग में तोड़ देते हैं इसको, तो x² माइनस 7x माइनस x, देखिए, और गुणा करेंगे तो प्लस 7 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस 8 आएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x² इन दोनों में कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 7 बच जाएगा। इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। यदि केवल क्या होगा? x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो 7 या x इक्वल टू 1। तो इसमें से दो उत्तर मिल रहे हैं।
तो यदि x इक्वल टू 1 हो, मतलब यदि पुत्र की आयु क्या हो जाए, शुरू में क्या था, ये पुत्र की आयु था, तो x इक्वल टू 1 आया तो 1 वर्ष हो, तो पिता क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में, पिता इक्वल टू 1 का स्क्वायर माने उसके वर्ग के बराबर, तो ये भी 1 हो रहा है, तो ये असंभव है, ये उत्तर क्या है, असंभव है, इसको हम नहीं लेंगे, मान जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता या फिर जो हमारे प्रश्न है उसको पर लागू नहीं हो रहा है। तो आप देखते हैं दूसरा उत्तर x इक्वल टू 7। तो इस उत्तर के लिए देखिए, यदि पुत्र की आयु 7 वर्ष हो तो पिता की आयु क्या होगा, पिता उसका 7 गुना 7 का वर्ग मतलब 49 वर्ष। इसकी जांच कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे कि कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो क्या है, इसकी आयु क्या हो जाएगी, अभी 7 है तो हो जाएगा 6 वर्ष, पुत्र 6 वर्ष होगा, और पिता 1 वर्ष पहले 48। तो देख सकते हैं 6 का 8 गुना है, मतलब जो शर्त दिया है संतुष्ट हो रहा है, मतलब ये हमारा जो उत्तर है, पुत्र कितना वर्ष, 7 वर्ष, पिता 49 वर्ष, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा।